हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू आईडी टॉक्स। और जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ये आपके प्रेजेंट से तो जुड़ा हुआ ही है, साथ के साथ आपके फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप सभी लोग सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हो। और लेट्स होप आप सभी के सभी सिविल सर्वेंट बने, जिस भी कैपेसिटी में आप जो है तैयारी कर रहे हो। तो आज ये टॉपिक यही कहता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द सिविल सर्विसेज। द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया हुआ है, बड़ा ही शानदार आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन सारी की सारी जो इश्यूज हैं उनको ये कवर करता है। आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है भैया, उनकी क्या फंक्शनिंग होती है, उसकी सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कौन कौन से प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, कौन कौन से चैलेंज वो फेस करते हैं अपनी वर्किंग में, अपनी प्रोसेस में, वो बात करने वाले हैं। खासकर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है उनकी प्रोसेस में, उनकी वर्किंग में, उसके बारे में बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे क्या सॉल्यूशन इन सारी प्रॉब्लम्स का हो सकता है, यानी कि ओवरऑल हमारी सिविल सर्विसेज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो सिविल सर्वेंट्स फेस करते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सब हम लोग यहां पे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किए गए हैं। एक सिस्टम होता है दोस्तों जिसे मेरिट सिस्टम कहते हैं, दूसरा सिस्टम होता है जिसे स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। तो स्पॉइल सिस्टम बताऊंगा आपको मैं, मेरिट सिस्टम भी बताऊंगा। ठीक है, मेरिट सिस्टम तो आप समझते ही होंगे भाई, आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम क्लियर हुआ, कोई इसको इवैल्यूएट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। मार्क्स देने के बाद आप सिलेक्ट होते हो, आपका रैंक आता है, इसे मेरिट सिस्टम कहते हैं। हमारे यहाँ पे प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तीन तीन स्टेज पे आपकी मेरिट चेक की जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे तो नहीं होता कि भाई आपका धर्म क्या है, आपका सरनेम क्या है, कौन सा विधायक आपके चाचा हैं, है ना, आप प्रेसिडेंट के कितना क्लोज हो, इन बेसिस पे तो सिलेक्शन नहीं होता है। प्योरली आपकी मेरिट पे आपका सिलेक्शन होता है, जिस भी कैटेगरी से आप जो है एग्जाम दे रहे हो, इसको ही मेरिट सिस्टम कहते हैं। पहले ब्रिटिश राज में ये देखिए, सिविल सर्विस वाला पूरा कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश लेके आए थे, लेकिन शुरुआत में जब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था तो यहां पे ऐसा कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम, एग्जाम बेस्ड सिस्टम नहीं था। 1858 के अंदर जो है एग्जाम जो है वो प्रोसेस यहां पे आया था, लेकिन उस समय एग्जाम जो है ब्रिटेन लंदन में हुआ करता था, तो इंडियंस जो है बहुत ज्यादा यहां पे जाते नहीं थे, ऑब्वियसली इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसको शुरू किया, और मतलब इंडियंस के लिए ओपनली। और यूपीएससी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तीन हमारे यहाँ पे स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तब जाके आपका फाइनली मेरिट के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर, आपके एप्टीट्यूड के ऊपर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि भैया आप न्यूट्रल रहें। भाई देखिए, जब अलग अलग बैकग्राउंड से लोग अपने टैलेंट के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो डेफिनेटली उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल रहे, क्योंकि आप किसी के क्लोज नहीं हो, आप किसी रेफरेंस से तो नहीं आए हो, किसी को पैसा खिला के नहीं आए हो, किसी कास्ट के बेसिस पे नहीं आए हो, धर्म के बेसिस पे नहीं आए हो, किसी रीजन के बेसिस पे नहीं आए हो। आप एक न्यूट्रल कैंडिडेट अपनी मेरिट के रूप में आए हो, इसीलिए आप एक न्यूट्रल कैंडिडेट रहोगे। आप जो सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिना किसी पॉलिटिकल बायस के आप अपनी सर्विसेज को न्यूट्रल तरीके से, अनबायस्ड तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से अपनी काम को करोगे। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है। अगर किसी पॉलिटिकल पर्सन के आप क्लोज होते या प्रेसिडेंट के क्लोज होते, आपका कुछ सरनेम होता, अगर तब आपका सिलेक्शन होता तो बात अलग थी, डेफिनेटली फिर आप न्यूट्रल यहां पे नहीं रह सकते थे। और ये मेरिट बेस्ड सिस्टम बहुत कमाल का है। बड़े शानदार एग्जांपल हमारे सामने आते हैं कि किसी सिविल सर्वेंट ने कितना जबरदस्त काम कर दिया होगा। आप यहाँ पे अशोक खेमका जी का नाम दे सकते हो। भैया भयंकर न्यूट्रल तो थे ही, भयंकर ईमानदार भी। और ईमानदारी का उनको रिजल्ट क्या मिला? उनकी कितनी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होती रही। अब तो रिटायर हो गए वो थोड़े दिन पहले ही, लेकिन अशोक खेमका जी एक बिल्कुल कहते हैं, जिसको कहते हैं भैया लाइट ऑफ, बीकन ऑफ लाइट कहते हैं जिसको, होप ऑफ बीकन ऑफ लाइट, वो आपको नजर आते हैं। इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि भैया वो अपनी मेरिट पे आए हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं, करप्ट नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। प्रसाद नायर जी हैं, इनको कलेक्टर ब्रो भी कहा जाता है, केरला से बिलोंग करते हैं। बड़े ही शानदार इन्होंने काम किया है, लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इनको। कितने सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब एक सिविल सर्वेंट न्यूट्रल होता है। और उसके न्यूट्रल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी मेरिट के बेसिस पे आया है, वो किसी की सिफारिश से नहीं आया है, वो अपने कास्ट के नाम पे नहीं आया है, वो न्यूट्रल अपनी मेरिट पे आया है, इसीलिए वो पॉसिबल हो पाया है। लेकिन दूसरा सिस्टम जो है इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, इसे स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं। ये एक्चुअली अमेरिका वगैरह में शुरू हुआ बहुत पहले, लेकिन थोड़ा बहुत इंडिया में भी देखने को मिलता है बाद में। जैसे स्पॉइल सिस्टम का मतलब क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम मतलब ये होता है भैया, जो आपके पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, मान लो जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं,
वो अपने खास लोगों को ही एज अ ब्यूरोक्रेट इलेक्ट करते हैं, अपने खास लोगों को ही एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है, ये मेरिट बेसिस पे नहीं होती हैं। जैसे ही कोई नई सरकार आती है, कोई नई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो पुराने वाले ब्यूरोक्रेट्स को हटा के अपने वाले एग्जीक्यूटिव्स को, ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर लेते हैं। इसे स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। बेसिकली एक पुरानी कहावत है जिसमें यह कहा जाता है कि भाई जो आदमी जीतता है, जो आदमी विनर होता है, तो सारा खजाना, सारी लूट भी उसी की होती है। यानी भाई मैंने आपके ऊपर जो है मैंने आपके ऊपर वॉर किया, हमारा युद्ध चल रहा है, मगर मैं उस युद्ध को जीत गया हूं, तो आपकी टेरिटरी के जो भी रिसोर्सेज हैं वो मेरे हैं। तो ये ही सिस्टम यहां पे चलता है कि भैया जो पॉलिटिकल लीडर जीत जाता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी बन जाता है, वो वही सारे ब्यूरोक्रेट्स को और सारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगा। इसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। अमेरिका में ये शुरू हुआ, काफी लंबे समय तक अमेरिका में चला, लेकिन अब ये अमेरिका में भी नहीं चलता है। वहां पे भी बाद में अमेरिका के अंदर मेरिट बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और आज के जमाने में दुनिया में जहां पे भी ब्यूरोक्रेसी है, मोस्ट ऑफ देम में आपको मेरिट बेस्ड सिस्टम ही देखने को मिलेगा। 1883 में अमेरिका में शुरू हुआ, तो खत्म हो गया है। क्या इंडिया में इसकी झलक देखने को मिलती है? आंसर इज यस, लेकिन वो सिलेक्शन के दौरान नहीं होता, सिलेक्शन से पहले भी नहीं होता है। इंडिया में ये देखने को मिलता है आपको यूजुअली इलेक्शंस के बाद या सिलेक्शन के बाद। आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है तो क्या क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा ना भाई, कहीं पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो पार्टी जीत के आती है वो उसके बाद वहां पे ब्यूरोक्रेट्स की शफलिंग करती है ना। किसी को ये डिस्ट्रिक्ट दे दिया, वो डिस्ट्रिक्ट दे दिया, इधर ट्रांसफर कर दे, उधर ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर्स क्यों होते हैं इलेक्शन के बाद? हर स्टेट का यही हाल है। क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हर पॉलिटिकल मास्टर चाहता है कि जो उसकी बेस्ट पोस्टिंग है, जहां पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो वहां पे अपने चाहने वाले ब्यूरोक्रेट्स को ही बैठाए। और जो टफ पोस्टिंग होती है वहां पे वो उन ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं जो उनके पार्टी की थॉट प्रोसेस के साथ, आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं करते हैं। इंडिया में भी ये देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश वगैरह में, बिहार में, खासकर नॉर्दर्न स्टेट्स में आपको ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि तमिलनाडु वगैरह के अंदर भी काफी प्रोमिनेंट ये होता है, राइट। ये भी कहीं ना कहीं आप स्पॉइल सिस्टम का एक पार्ट मान सकते हो। और भाई कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं अपनी पोस्टिंग के दौरान, अपने काम के दौरान, वो डेफिनेटली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज होते हैं। होना नहीं चाहिए। एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल रहेगा हर कंडीशन में, लेकिन कभी कभी आपको इस तरह के एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं जहां पे वो न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। इसको स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। अब देखा जाए तो सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स का हमारी सोसाइटी में भाई बहुत ही जबरदस्त रोल है। ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, इसे बैकबोन ऑफ इंडियन गवर्नेंस कहा जाता है। और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको हिडन हीरो कहा जाता है। ये हमारी सोसाइटी के छुपे हुए वो पार्ट हैं जो पीछे से सब कुछ चला रहे हैं। भैया पॉलिटिशियंस तो फेस होते हैं, देखिए पॉलिटिशियंस एक्सपर्ट नहीं होते हैं किसी गवर्नेंस के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो तो काम ब्यूरोक्रेट ही करते हैं ना, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट करियर ब्यूरोक्रेट होते हैं। इनका काम ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, इनका करियर ही होता है गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो इसी वजह से ये एक्सपर्ट होते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी वैसी होती है, इनका एक्सपीरियंस भी वैसा ही होता है। इसीलिए जो पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये एक्चुअली उनकी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं और उन्हीं पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में भी उनकी हेल्प करते हैं। लेकिन ये सब होना चाहिए न्यूट्रल होते हुए। तो सिविल सर्वेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली बात तो भैया किसी भी डेमोक्रेसी की बैकबोन क्या होती है कि वहां के जो इलेक्शंस हैं वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है? ये ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स ही इंश्योर करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जाके इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। सब कुछ तो इनके हाथ में ही होता है। अगर यही बेईमान होंगे, अगर यही ईमानदार नहीं होंगे, तो इलेक्शन फ्री और फेयर कैसे होगा? और इलेक्शन के अंदर बेईमानी हो गई अगर, तो भैया देश की डेमोक्रेसी समझ लो गई भाड़ में। डेमोक्रेसी का पहला रूल ही यही है, इलेक्शन ईमानदारी से हो। ये काम कौन करता है? ये इंश्योर कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स करते हैं। हमारे यहाँ पे कितने जबरदस्त जबरदस्त एग्जाम्पल्स रहे हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर। अगर आप टीएन शेषन जी को देखें, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, इनका नाम तो अब मतलब इतिहास में अमर हो गया इंडिया की। जब भी इंडिया में इलेक्शंस की बात आएगी, रिफॉर्म्स की बात आएगी, इलेक्शन कमीशन की बात आएगी, तो टीएन शेषन सबसे ऊपर नाम आएगा। आज हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इतनी पावर नजर आती है, जो इतना रोल उसका नजर आता है ड्यूरिंग इलेक्शन, वो सारे का सारा क्रेडिट टीएन शेषन को जाता है भैया। टीएन शेषन ने दुनिया भर के रिफॉर्म्स किए, कभी किसी पॉलिटिशियंस के दबाव में नहीं आए, अपना काम ईमानदारी से किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इस बात को समझते हुए इन्होंने पूरे करियर में अपने वही इसी तरह से काम किया।
किसी पॉलिटिशियंस के दबाव में नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश किया। लालू प्रसाद जी थे जब उसमें बिहार के जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो चीफ मिनिस्टर जब थे तो वहां पे बहुत सारी बूथ कैप्चरिंग वगैरह हुआ करती थी। तो टीएन शेषन ने वहां पे सेंट्रल फोर्सेस को लगा दिया। उन जगह पे दोबारा से इलेक्शंस करवाए गए जहां पे इलेक्शन में गड़बड़ी हो रही थी। उस समय पे लालू प्रसाद यादव ने इनको बहुत कहा कि हम आपको अरेस्ट करवा देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन दबाव में नहीं आए। कितने सारे एग्जाम्पल हैं टीएन शेषन जी के नाम पे। आज जो हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दिखाई देता है वो थैंक्स टू दिस पर्सन। आज के समय में जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इलेक्शन के दौरान जो भी खर्चा होता है उसकी डिटेलिंग इनको देनी पड़ती है, थैंक्स टू दिस पर्सन। इलेक्शन की रैलीज के दौरान पे, कैंपेनिंग के दौरान पे आप कास्ट के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पे नहीं मांग सकते, थैंक्स टू दिस पर्सन। इन्होंने जबरदस्त काम किया है हमारे इलेक्शंस को इंप्रूव करने में, और आज उसी का नतीजा हमें नजर आता है कि मोर और लेस, मतलब लार्जली 99% लोगों को मुझे लगता है कि इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस के अंदर भरोसा है, और इसी वजह से हुआ क्योंकि इस तरह के सिविल सर्वेंट जो हैं वो अपने काम को ईमानदारी से किया। तो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है भाई, जब किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेचर खत्म हो गया, प्रेसिडेंट रूल आ गया, उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंटिन्यूएशन है वो क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि वहां पे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं भाई, ठीक है, जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। भले ही वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग गया हो, ये कौन इंश्योर करता है? वो सिविल सर्वेंट्स ही इंश्योर करते हैं। जब एक पार्टी दूसरी, जैसे सेंटर या स्टेट के अंदर जब भी पावर चेंज होती है, नई पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं, तो ये जो स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, कौन इंश्योर करता है? ये सिविल सर्वेंट्स ही इंश्योर करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है हर स्कीम के बारे में, खर्चे के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, कि कहां पे कौन सी चीजें चल रही हैं, इनको पता होता है, क्योंकि ये तो परमानेंट है ना, ये तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। जो पॉलिटिकल पार्टी मिनिस्टर्स होते हैं वो तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, 5 साल आते हैं, 5 साल के बाद चले जाते हैं, कभी कभी तो 5 साल भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट होते हैं। इसीलिए स्मूथ पावर ट्रांसफर करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जब एक बार सीनियर लेवल पे चले जाते हो तो आप पॉलिसी फॉर्मेशन भी करते हो। पॉलिटिशियंस आपको ये बता सकते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, वो कैसे होगा प्रैक्टिकली, वो पॉलिसी मेकिंग आपके सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं वो आपके सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका होता है। जब भी कोई डिजास्टर होता है या किसी तरह की कोई भी काम होता है गवर्नेंस के रिगार्डिंग, सिविल सर्वेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। कितने सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हमारे सामने। टीएन शेषन का हमने एग्जाम्पल देखा, डॉक्टर समित शर्मा है, संजय दीक्षित है, केरला में जबरदस्त इन्होंने काम किया है। बहुत ही सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जब एक सिविल सर्वेंट ने अपने पोस्ट पे रहते हुए सोसाइटी में कितने जबरदस्त काम किया है। मैं एक नाम भूल गया सिविल सर्वेंट का, चेन्नई में उन्होंने जबरदस्त काम किया था। चेन्नई में जो फ्लड आता है उसको कंट्रोल करने में और वहां के ग्राउंड वाटर की कंडीशन को इंप्रूव करने में बहुत जबरदस्त काम किया। अगर आपको उनका नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। उसके अलावा एक और सिविल सर्वेंट थे जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते थे, उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बनाया विदाउट गवर्नमेंट्स हेल्प। ठीक है, आप उसका नाम क्या है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बड़े ही फेमस रॉक स्टार सिविल सर्वेंट रहे हैं वो। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं, अच्छी एग्जांपल भी बहुत सारे हैं, हालांकि कुछ नेगेटिव एग्जांपल भी हो सकते हैं, राइट। तो सिविल सर्वेंट्स की जब हम लोग बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, कई डिफरेंट तरह के चैलेंजेस ये लोग फेस करते हैं। सबसे बड़ी बात तो भैया न्यूट्रलिटी का इरोजन होना। एक सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अनबायस्ड हो, न्यूट्रल हो, ईमानदार हो, किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ में ना चले। उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ एक होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता। सिविल सर्वेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं। इवन कई बार तो ये भी देखा जाता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो रिजाइन देके किसी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे आके फिर एमएलए एमपीज बन जाते हैं। ये भी देखा गया है। वो इसीलिए तो हो गया ना भाई, आप किसी के क्लोज थे, आपको उस पर टिकट मिल गया तुरंत के तुरंत, आप जीत भी गए। ये आपको देखने को मिलता है। कई बार आपको जो है करप्शन के चार्जेस भी देखने को मिलेंगे। एक हमारे देश में तो व्यापम मध्य प्रदेश का कितना फेमस केस है, और कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स की वहां पे मिली भगत थी, सब मिल बांट के खा रहे थे व्यापम केस। किसी की पकड़ नहीं हो पाई अब तक, बहुत कम लोगों को सजा मिल पाई है, क्योंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है। और भाई जिस सिस्टम के अगेंस्ट में अब लड़ना चाहते हो, वो सिस्टम उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया है जो इस तरह की करप्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। व्यापम का एग्जांपल आपके सामने है ना। अभी पूजा सिंघल का एग्जांपल आपके सामने है। कितने सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जो है वो करप्शन केस में फंस गए। एक दिक्कत और भी है सिविल सर्विसेज के अंदर, वो ये है कि भाई जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं किसी भी फील्ड में। वो टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, हेल्थ फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है,
है ना, वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनको कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, तो इस जिसकी वजह से वो जो एक्सपर्टीज चाहिए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो नहीं आ पाता है। मतलब समझ के देखे कि सिविल सर्वेंट है भाई, आज वो हेल्थ डिपार्टमेंट में है, 6 महीने के बाद वो जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में चले गए, 6 महीने के बाद जो है वो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में चले गए, तो भैया एक्सपर्टीज आएगा कैसे? ऊपर से आपकी ट्रेनिंग भी किसी एक्सपर्ट फील्ड में नहीं है। तो जर्नलिस्ट होने की वजह से होता क्या है, काम उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता जितना हो सकता था अगर वो एक्सपर्ट होते तो। ये एक्सपर्टीज वाली दिक्कत हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से उनको कहीं भी फिट किया जा सकता है। ये एक अच्छी बात भी है कि जर्नलिस्ट होने की वजह से आपको कहीं पे भी फिट किया जा सकता है, लेकिन ये खराब बात भी है क्योंकि इससे एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। भाई आप समझ ही नहीं पाओगे नीटी ग्रिटीज को, छोटी छोटी डिटेल्स को, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो। और जब तक आपको समझ में चीजें आने लगती हैं 6 महीने बाद, साल भर के बाद, आपकी ट्रांसफर कहीं और हो जाती है, आपको मौका ही नहीं मिल पाता एक ही जगह पे काम करने का। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज में डेफिनेटली जो है वो फेस करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का। पहले इतना देखने को नहीं मिलता था, पहले का मतलब यह है कि मैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पॉलिटिकल क्लास का जो प्रेशर है, जो इंटरफेरेंस, वो एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसके विजिबल एग्जांपल आप देख सकते हो। नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो गया है। जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं भैया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को अलग अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो पॉलिटिकल क्लास और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल मर्ज होने को बैठे हुए हैं तैयार। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल तो है ही, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया। जब वो प्रेशर में नहीं आए और अपनी ईमानदारी से काम करते रहे, उनके पूरे करियर में ट्रांसफर ही होती रही। उसको कहीं 6 महीने से ज्यादा एक जगह पे टिकने ही नहीं दिया। जहां पे जाते थे वहां पे करप्शन देखने को मिलता था, वो उसको बाहर लेके आते थे, ट्रांसफर हो जाता था। ऐसी एग्जाम्पल और भी है, राजू नारायण स्वामी जी का एग्जाम्पल है ऐसा हमारे सामने, केरला से रहे हैं, बड़ा जबरदस्त काम किया इन्होंने भी अपने करियर में। अशोक खेमका जी जैसे आज हैं, एक जमाने में ये हुआ करते थे, 1991 के बैच के टॉपर हुआ करते थे भाई ये। इन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया अपने करियर में, ईमानदारी से काम किया है। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो आपके ऊपर आता है, डिपेंड करता है कि आप जो है कितने ईमानदार हो, कितने ऑनेस्ट हो और रूल ऑफ लॉ को कितना फॉलो करते हो, डेफिनेटली। तो सिविल सर्वेंट्स की जो ऑटोनॉमी है वो इंपैक्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल प्रेशर। पॉलिटिकल पार्टी के जो लॉयलिस्ट होते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको बढ़िया पोस्टिंग दी जाती है, उनको सर्विसेज उनकी प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं चलते हैं, या तो उनको सस्पेंड होना पड़ता है, या फिर उनको ऐसी पोस्टिंग मिलती है जो बहुत ही बेकार है, जहां पे काम करने को कुछ होता ही नहीं है। ये सब दिक्कत हमारे यहाँ पे है, ये चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, जो कि रियलिटी है ग्राउंड पे। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो यही है भैया, इनकी जो ऑटोनॉमी है, जो फ्रीडम है, जो न्यूट्रलिटी है, प्लीज उसको इंश्योर करिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मत अलाउ करिए। पॉलिटिकल क्लास को भी ये सोचना चाहिए कि इससे बेसिकली पब्लिक की नजर में आपका जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है और ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी ही वीक हो रही है। एक चीज और देखने को मिलेगी, देखिए जरा, एक चीज और मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। हम जब यहां पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ प्रोसीजर, देखिए क्या होता है सिविल सर्विसेज में, क्या होता है, ये लोग मतलब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं रूल के हिसाब से चलते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, छोटे से छोटा स्टेप भी तब लेते हैं जब वो उनको काम करना वो अलाउड हो कानून में, जिसकी वजह से ये बहुत रिजिड प्रोसेस हो जाती है। कई बार किसी सर्विसेज सर्वेंट्स के मन में कुछ नया करने का आता है लेकिन वो कानून में लिखा ही नहीं हुआ, तो रिजिडिटी की वजह से एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। और ये जो सिविल सर्विसेज का पूरा प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है, इनकी जो वर्किंग है, वो उन पेपर्स में और रूल्स के अंदर ही गुम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आउटकम पे फोकस नहीं है, प्रोसेस पे फोकस है। रूल एंड रेगुलेशन हर जगह पे जो है वो फॉलो होना चाहिए, आउटकम भाड़ में जाए। आउटकम बेस्ड नहीं है, प्रोसेस बेस्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से डिले होता है, जिसे हम लोग फिर बाद में रेड टेपिज्म भी बोलते हैं, स्लो प्रोसेस होता है। ये नहीं होना चाहिए, आउटकम बेस्ड होना चाहिए। महाराष्ट्र ने तो आउटकम बजट भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वो कहते थे भाई हमें तो आप आउटपुट दिखाइए, आपने क्या किया, प्रोसेस कैसे है वो ठीक है, हल्का फुल्का इधर उधर रूल हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउटकम बढ़िया होना चाहिए। अब ऐसा ना हो रूल फॉलो करने के चक्कर में आउटकम आप दूर दूर तक अचीव नहीं कर पाए और जनता परेशान है, वैसा तो नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा लेटेंट एंट्री भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि लेटेंट एंट्री से आप एक्सपर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो सिविल सर्विसेज में।
भाई जैसे मान लो यूपीआई है, मनरेगा है, या इस तरह की जो चीजें हैं जो डिजिटल हैं, लाइक, है ना, तो यहाँ पे जो नॉर्मल सिविल सर्वेंट हैं, जो करियर सिविल सर्वेंट हैं, अगर वो आएंगे तो उनको तो एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में। इट्स बेटर कि आप किसी टेक्निकल फील्ड वाले पर्सन को लेटरल एंट्री से किसी बड़ी एमएनसी के सीईओ वगैरह को या किसी को आप वहां पे लेके आइए जिसको एक्सपर्टीज है। तो लेटर एंट्री एक सॉल्यूशन हो सकता है, खासकर उस डोमेन में जहां एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्थ हो गया, डिजिटल चीजें हो गई, यहां पे तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो लेटरल एंट्री जो है टेक्निकल रोल के लिए इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और टाइम टू टाइम जो है आपके काम की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ऑडिटिंग होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, वो जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं है। इसकी वजह से अगर उनसे गलतियां हो भी जाती हैं, कई बार वो पकड़े जाते हैं या अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, तो जनता उनको अकाउंटेबल नहीं रख सकती। भाई हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं जनता के लिए, क्योंकि अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो जनता आपके 5 साल के बाद निकाल के बाहर फेंक देगी। लेकिन क्या ब्यूरोक्रेट के साथ ऐसा कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गए हैं। तो ये जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, ये एक्चुअली अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसीलिए है कि वो बिना दबाव के काम कर सकते हैं, और बुरी बात इसलिए है कि कभी कभी वो इस चीज का फायदा भी उठा लेते हैं, गलत चीजों में काम करते हैं, क्योंकि अकाउंटेबल तो है ही नहीं, जवाब तो जनता को देना नहीं होता है, राइट। तो ये एक थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी भी उनको और ज्यादा देनी पड़ेगी। न्यूट्रलिटी को अपहोल्ड करिए, आउटकम बेस्ड आपकी वर्किंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट फील्ड में एक्सपर्ट लोगों को लेके आइए, और जो आपके करप्शन के केसेस हैं ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट में, वो उनके ऊपर जो है फास्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर फैसला आना चाहिए। करप्शन केस में क्या होता है भैया, नौकरी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, वो बंदा रिटायर भी हो जाता है, उसके केस का फैसला ही नहीं हो पाता। ये समस्याएं भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसी डिस्कशन के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दिया अटेम्प्ट करने के लिए, आप इसको लिख सकते हो। डिस्कस द पिवटल रोल of civil services in upholding democracy and ensuring effective governance in India, analyze the major challenges faced by the civil services today and suggest comprehensive measures to overcome these challenges। 250 words, 15 marks में आप इस आंसर को लिख सकते हो। इस आंसर का एक छोटा सा अप्रोच जो है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये है यूपीएससी विद सितेंद्र। अगर आप इसको जाओगे तो यहाँ पे आपको अप्रोच मिल जाएगा, बाकी आप इसका आंसर लिख सकते हो और जो है उसको इवैल्यूएट, सेल्फ इवैल्यूएट जो है बेसिकली आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही था। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ इस आर्टिकल से समझ में आया होगा। बहुत डिफिकल्ट आर्टिकल तो नहीं था, आसान सा आर्टिकल था। कुछ वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में हुआ होगा। आप अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह के ट्यूटोरियल रोज मैं आपके लिए लेके आता हूं, तो चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।